हेलो फ्रेंड्स, अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था साल 1986 में सोवियत यूनियन के चेरनोबिल पावर प्लांट में। और बताया जाता है कि इस डिजास्टर में जो न्यूक्लियर रेडिएशन निकला था वो हिरोशिमा में गिराए गए एटॉमिक बम के रेडिएशन से 400 गुना ज़्यादा था, जिसने यूक्रेन से लेकर स्पेन और स्वीडन तक के देशों को अपने लपेटे में ले लिया था। और इसका कुछ असर यूनाइटेड किंगडम के कुछ शहरों में भी देखा गया, जिसमें हजारों बच्चों में थायराइड कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां सामने आईं। और इस पूरे डिजास्टर की जो कॉस्ट पड़ी थी सोवियत यूनियन को, वो इतनी बड़ी थी जिसकी वजह से उन्हें अपना कोल्ड वार भी हारना पड़ा। पर आखिर इतना बड़ा डिजास्टर कैसे हो गया जिसकी कॉस्ट 235 बिलियन डॉलर पड़ी थी सोवियत यूनियन को। तो चलिए आज इन सब बातों को अपनी इस वीडियो में जानते हैं। इस डिजास्टर के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि 26 अप्रैल 1986 की उस रात को क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर देखने को मिला। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे घर में जो बिजली आती है उसे कई तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, विंड टरबाइन का यूज़ करके, कोयले को जलाकर और जगह जगह पर डाम बनाकर। पर इन्हीं सब में एक ऐसा तरीका भी है बिजली प्रोड्यूस करने का जिसमें कॉस्ट तो कम है पर उससे बहुत ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसे न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं। और इस न्यूक्लियर फिजन में हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, जिसे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का पेट्रोल भी कहा जाता है, जिन्हें एक बार अनस्टेबल करने पर इनमें एक चेन रिएक्शन दौड़ने लगती है। और अगर इस न्यूक्लियर फिजन को थोड़ा और डिटेल में समझें तो इसमें यूरेनियम 235 का जो यूज़ किया जाता है उसमें न्यूट्रॉन को मारा जाता है, जिससे यूरेनियम 235 के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से कुछ और न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं और वही न्यूट्रॉन्स आगे चल के यूरेनियम के और टुकड़े कर देते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन चलने लगती है और इसी चेन रिएक्शन से हम बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। इसे अगर थोड़ा और डिटेल में समझा जाए तो ये ऐसा होगा, जब हम यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से क्रिया कराते हैं तो वह 2 हिस्सों में टूटता रहता है, जिससे एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाती है। और यही चेन रिएक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने लगती है। और इसी हीट को ठंडा करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहाँ पर ये क्रिया होती है उसके कोर में पानी हमेशा दौड़ाया जाता है, जिससे पानी का सेल्सियस 300 डिग्री तक पहुंच जाता है। और वो अगर इससे आगे बढ़ेगा तो पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा, जिससे यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है। और इसी न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ कंट्रोल रॉड्स का यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली बोरॉन से बनी होती हैं। और इसी बोरॉन की कंट्रोल रॉड्स जो बनी होती हैं वो इस क्रिया में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस वजह से न्यूक्लियर फिजन की स्पीड कम हो जाती है और इसे हम कंट्रोल कर लेते हैं। पर अगर हमें इसी क्रिया को और तेज करना हो तो हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और इन्हीं 2 चीज़ों से पूरा पावर प्लांट कंट्रोल होता है। अगर हमें ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करनी है तो हमें कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालना पड़ेगा, पर अगर हमें उसी को कम करना है तो कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है, जिससे बिजली कम प्रोड्यूस होती है। पर इस पूरी क्रिया में एक चीज़ का सबसे खास ध्यान रखा जाता है, वो है इसके कूलेंट का, जो कि इसके कूलेंट का काम पानी करता है। पानी को इसमें लगातार बहाया जाता है जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़े ना और वो एक ही टेम्परेचर पर रुका रहे। और जब पानी का टेम्परेचर इससे बाहर निकलता है तो वो 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उसी गर्म पानी को यूज़ करके भाप में बनाया जाता है, जिस भाप से टरबाइन को चलाकर हमारी बिजली प्रोड्यूस होती है। ये पूरी एक प्रक्रिया है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने का। पर इस पूरी क्रिया में 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वो ये कि कंट्रोल रॉड्स को कभी भी पूरा नहीं निकाला जाता और पानी कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो वो भाप में बदल जाएगा, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस पानी के बहाव को लगातार चलाने के लिए जनरेटर का भी यूज़ किया जाता है, ताकि अगर पावर कट ऑफ हो जाए तो उस जनरेटर से हम इस पानी को लगातार बहाते रहें। चेरनोबिल पावर प्लांट जहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हुआ वहाँ पर 4 रिएक्टर थे। पहले 3 तो सही से काम कर रहे थे, पर चौथा जो रिएक्टर था उसी में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था। और इस डिजास्टर की पूरी कहानी जानने के लिए हमें 26 अप्रैल 1969 की उस रात पर जाना पड़ेगा जहां पर यह डिजास्टर हुआ था। रात के करीब 11:30 बजे एक टेस्टिंग के लिए सारी टीम इकट्ठा होती है। वो टेस्टिंग इस बात पर चल रही थी कि अगर अचानक से पावर कट ऑफ हो जाता है तो हम इस पानी के बहाव को लगातार कैसे चलाए रखेंगे। और पूरी मैनेजमेंट की जो टीम थी वो ये टेस्टिंग करना चाहती थी कि अगर पावर कट ऑफ हो जाता है तो जो पावर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसी से हम इस पानी के बहाव को जारी रख पाएंगे 1-2 मिनट तक, क्योंकि जनरेटर को स्टार्ट होने में भी इतना ही समय लगता है। इस चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए उन्हें पावर आउटपुट 700 मेगावाट का चाहिए था, पर उस टाइम पर जो पावर जनरेट हो रही थी वो 1600 मेगावाट की थी। पावर आउटपुट को घटाने के लिए कुछ कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट करी जाती हैं, जिससे रिएक्टर की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए। पर जैसे ही वो कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट करते हैं तो रिएक्टर की स्पीड हद से ज़्यादा ही कम होने लगती है, जिसे देखने के बाद उनके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसे हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हम 700 मेगावाट तक की बिजली जनरेट कर पाएँ।
पर जैसे ही उन्होंने कंट्रोल रॉड को इंसर्ट किया था तो वो बिजली 1600 से घटकर 30 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम थी। और इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए वो एक साथ 211 में से कुल 8 रॉड ही उसके अंदर छोड़ते हैं, बाकी सभी रॉड कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल लिया जाता है। जिससे होता क्या है कि रिएक्टर की जो स्पीड है वो हद से ज़्यादा ही बढ़ जाती है, और इतनी स्पीड बढ़ने के बाद उसमें जो पानी था वो उबलकर भाप में बदलने लगता है, और धीरे धीरे पावर आउटपुट जो था वो 33,000 मेगावाट तक पहुंच गया था। पर रिएक्टर की स्पीड अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, इस चीज़ को समझने के लिए हमें कंट्रोल रॉड्स को और ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा। कंट्रोल रॉड जो पूरी बनी थी वो मोस्टली बोरॉन से बनी थी, पर उसके नीचे का जो थोड़ा हिस्सा था उसे ग्रेफाइट से बनाया गया था, जो कि अपने ही आप में एक बहुत बड़ी कमी थी। और ये चीज़ उन्हें बाद में रियलाइज़ भी हुई, क्योंकि ग्रेफाइट जो है उस रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ये हमने वीडियो की शुरू में ही जान लिया था, और इसी ग्रेफाइट की वजह से उस रिएक्टर के अंदर स्पीड बढ़ने लगी, जिससे बिजली आउटपुट जो था वो 33,000 मेगावाट तक पहुंच गया था। और इसी एक कमी की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था। जैसे ही उन्होंने सारी रॉड्स को एक साथ इंसर्ट किया और उन्हें ग्रेफाइट मिला तो वो रिएक्टर में और ज़्यादा स्पीड बढ़ने लगी, क्योंकि रिएक्टर की स्पीड पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी तोड़ दिया था। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ये था कि चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए पर हमेशा रिएक्टर में 15 से ज़्यादा रॉड्स ही रहनी चाहिए। पर उन्होंने उस टाइम पर स्पीड को एकदम से बढ़ाने के लिए सारी रॉड्स को निकाल लिया था, और कुल 8 ही कंट्रोल रॉड्स उस रिएक्टर में बची थी, जिस वजह से रिएक्टर की स्पीड एकदम से बढ़ने लगी। पर जैसे ही उन्होंने एक इमरजेंसी बटन दबाया और सारी रॉड्स एक साथ उस रिएक्टर में गईं, तो उस ग्रेफाइट की वजह से स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसा उन्होंने सोचा था कि रिएक्टर एकदम से रुक जाएगा, उसका उल्टा हुआ। रिएक्टर की स्पीड और दुगनी हो गई, और पानी इतनी जल्दी भाप बन गया कि वहाँ पर रिएक्टर के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, और इसमें जो कंट्रोल रॉड्स थी अब धीरे धीरे वो भी पिघलने लगी, और पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक शॉक वेव देखने को मिली, जो कि इतनी ज़्यादा थी कि पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उसकी वजह से हिलने लगा। और थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता, और इस ब्लास्ट की वजह से उस रिएक्टर के ऊपर जो हजारों टन की लिड रखी हुई थी वो एकदम से फटकर आसमान में उड़ जाती हैं। और इस ब्लास्ट से इतना ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन निकलता है जो आसपास के शहरों में तुरंत ही फैल जाता है। और जैसे ये डिजास्टर होता है तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे में सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। और ये ब्लास्ट हुआ था सुबह के 1:30 पर। जैसे ये ब्लास्ट हुआ तुरंत ही वहाँ पर फायर फाइटर आ जाते हैं उस आग को बुझाने के लिए, पर उन्हें भी नहीं पता चल पा रहा था कि अचानक से इतनी ज़्यादा आग यहाँ पर कैसे लग गई। और इस आग को बुझाने के लिए सिर्फ पानी का ही यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि क्ले, बोरॉन, लेड और सैंड का भी यूज़ किया जाता है ताकि इस आग को जल्दी बुझाया जा सके। पर फिर भी इस आग को बुझाने के लिए 10 दिन लग जाते हैं। पर बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि उस ब्लास्ट के बाद अब खतरा और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस रिएक्टर के नीचे ही एक वाटर का टैंक बना हुआ था जिसमें रेडिएशन वाटर था। ये वही पानी था जो उस रिएक्टर से होकर जाता था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन मिला हुआ था। अब खतरा ये बढ़ गया था कि अगर उस पानी के टैंक तक ये रिएक्टर चला गया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए एक ही रास्ता था कि कोई उस पानी के टैंक में जाकर उस पानी को जल्दी से खाली कर दे, जिससे कि इस ब्लास्ट को रोका जा सके। पर जो भी उस पानी में जाता उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते, क्योंकि उसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा मात्रा में था। पर इस काम को करने के लिए 3 लोग सामने आते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस पानी के टैंक में जाकर उसे खाली करने को तैयार हो जाते हैं, जो कि ये 3 लोग थे। और ऐसा बताया जाता है कि अगर उस दिन ये 3 लोग उस पानी के टैंक को खाली ना करते तो आज पूरा सोवियत यूनियन रेडिएशन से भरा होता और उस पूरे सोवियत यूनियन को छोड़ना पड़ता। पर फॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी इस रेडिएशन की वजह से नहीं मारा जाता है, बल्कि उनमें से एक की मौत हो जाती है जो कि हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, और उनमें से 2 जो हैं वो अब तक जिंदा भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर जो फायर फाइटर्स थे उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोगों को उस रेडिएशन के चपेट में आ जाते हैं और उनकी 1 महीने में ही मौत हो जाती है। पर जिन लोगों को रेडिएशन थोड़ा कम असर करता है उनकी मौत 1 साल बाद होती है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी के जो 3 रिएक्टर बचे थे उनका क्या हुआ, तो उन्हें 2000 तक चलाया गया। उसके बाद उन रिएक्टर को भी बंद कर दिया गया और इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को ख़त्म करने का फैसला लिया गया, जो कि 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इस पूरे डिज़ास्टर की खबर को सोवियत यूनियन ने डिज़ास्टर के 2 दिन बाद एडमिट किया था कि हाँ, यहाँ पर कोई डिज़ास्टर हुआ है। और इस चीज़ को उन्हें एडमिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्पेन में भी इस डिज़ास्टर के रेडिएशन को देखा गया था। स्पेन में अचानक से रेडिएशन बढ़ने लगा, और जब उन्होंने पता लगाया कि ये रेडिएशन क्यों बढ़ रहा है तब उन्हें पता लगा कि ये रेडिएशन सोवियत यूनियन से आ रहा है। और उस जगह से और रेडिएशन ना निकले उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसका नाम था सैक्रोफेगस,
पर 10 साल बाद ही इसमें क्रैक्स आने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया जो कि बताया जाता है कि आने वाले 100 सालों तक वो टिका रहेगा। और 2010 में इस स्ट्रक्चर को बनाने की शुरुआत की गई थी, जो बनकर कंप्लीट हुआ था 2019 में। और इस नए स्ट्रक्चर को बनाने की कॉस्ट $3 बिलियन की पड़ी थी। और फ्यूचर में ऐसा कोई डिजास्टर ना हो, इसीलिए WANO नाम से एक संस्था चलाई गई जो ये डिसाइड करती है कि किस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कब और कैसे चलाना चाहिए और उसमें क्या क्या सिक्योरिटी के रूल्स होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें कोई ऐसा डिजास्टर देखने को ना मिले। पर फिर भी ऐसे कई और डिजास्टर देखने को मिले हैं, जैसे चाइना का एक डिजास्टर, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो यही थी हमारी वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।